हर क्षेत्र में सब कुछ नहीं होता, कोई एक क्षेत्र में कुछ होगा, कोई दूसरे क्षेत्र में कुछ होगा। यूरोप में मुश्किल से 23 देशों में मात्र 4-5 देश हैं जहां थोड़ा गेहूं होता है, बाकी देशों में गेहूं भी नहीं होता। तो बेचारे वो क्या करते हैं, गेहूं एक कुनी देशों में, थोड़े से देशों में गेहूं होता है, फिर उस गेहूं को ट्रांसपोर्ट करके दूसरे देशों में भेजते हैं, फिर उनसे आटा बनाते हैं, आटे से पाव रोटी, डबल रोटी बनती है, बड़े बड़े ट्रकों में भरकर फिर उन देशों में वापस जाती है। तो ट्रकों का आना जाना 80% तो वहां पाव रोटी के लिए होता है। यूरोप की किसी भी बड़ी सड़क पर आप खड़े हो जाइए और गुजरते हुए ट्रकों को गिनना शुरू कर दीजिए सवेरे से शाम तक, तो 80% ट्रक जो गुजर जाएंगे आपकी आंखों के सामने, उनमें पाव रोटी और डबल रोटी ही लगी हुई होगी। ट्रांसपोर्टेशन उनका जो मैक्सिमम है वो पाव रोटी और डबल रोटी का है, क्योंकि हर देश में गेहूं नहीं है, हर देश में गेहूं का आटा नहीं है। अमेरिका में भी यही हाल है। अमेरिका के कुछ इलाकों में गेहूं बहुत होता है, कुछ इलाकों में बिल्कुल नहीं होता। अमेरिका में गेहूं जहां होता है वहां से भर भर के लाते हैं, बड़े फ्लोर मिल्स में डालते हैं, फिर वहां से आटा भर के ट्रकों में जाता है, डबल रोटी के कारखानों में पहुंचाया जाता है, फिर वहां से पाव रोटी डबल रोटी बनती है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लाई जाती है, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर में जा जाकर लोग खरीद कर लाते हैं। और सामान्य रूप से कोई डबल रोटी और पाव रोटी 3 महीने के पहले उनको मिलती नहीं खाने के लिए, 3-3 महीने पुरानी होती है। अब 3 महीने पुरानी डबल रोटी पाव रोटी को बचा के रखना है तो उसके लिए उन्हें कोई तो सिस्टम चाहिए। इसलिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम हर जगह हर स्थान पर उनके लिए मजबूरी है। ये उनका स्टेटस सिंबल नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। सब्जी मिलेगी नहीं ताजा, क्योंकि होती नहीं है, तो डिब्बाबंद सब्जी आएगी, दूसरे देशों से आएगी, जब आएगी तभी मिलेगी। तो लोगों की मजबूरी है कि हफ्ते हफ्ते भर की सब्जी उठाकर एक साथ लाएं, फ्रीजर में भर के रखें। तो रेफ्रिजरेटर उनके घरों की मजबूरी है, स्टेटस सिंबल नहीं है। और शायद एक फ्रिज में काम ना चले तो दो में काम ना चले तो 3, क्योंकि हफ्ते भर का सब कुछ इकट्ठा करके रखना। वहां की जिंदगी वीकली है, हमारी डेली है, उनकी वीकली है। हफ्ते की जिंदगी एक साथ चलती है। किसी भी अमेरिकन और यूरोपियन परिवार को देखोगे, सामान खरीदने जाएगा तो सैटरडे को ही, जब उनका वीकली ऑफ होता है, या संडे को, तो अगले संडे तक का सब कुछ खरीद के लाए। दूध भी 7 दिन का एक साथ खरीद के लाना पड़ता है। इतने गरीब है कि रोज का ताजा दूध भी पीने को नहीं मिलता, रोज का ताजा दूध पीने को नहीं मिलता। जिस दूध के बारे में शास्त्र कहता है कि दूध 1 घंटे के अंदर पी लिया जाना चाहिए, निकालने से 1 घंटे के अंदर पी लिया जाना चाहिए, उस दूध को यूरोप और अमेरिका वाले 7-7 दिन में पी पाते हैं एक बार। ये उनकी कुछ मजबूरियां हैं, उनकी कुछ सीमाएं हैं, वो प्रकृति ने उनको दी है। उन मजबूरियों और सीमाओं में उनकी जिंदगी चलती है। तो उनकी जिंदगी जैसे चलेगी, अगर हम वैसे ही करने लगेंगे तो हम महामूर्ख ही साबित होंगे। उनकी जिंदगी को हम स्टेटस सिंबल मानने लगे कि जी उनके घर में फ्रिज है तो हमारे घर में क्यों नहीं, ये तो मूर्खता होगी। हम उनकी जिंदगी का स्टेटस सिंबल बनाए कि वो तो जी टमाटर की चटनी बना के खाते हैं, मैगी जो 3-3 महीने 4-4 महीने पुरानी होती है, हम भी वो मैगी खाएं। जिस देश में रोज टमाटर मिलता हो, सवेरे शाम मिलता हो, ताजा बना के हम 3 बार खाएं, हम फिर मैगी की बोतल खरीद कर लाएं, तो ये मूर्खता होगी। हम जिस देश में सैकड़ों किस्म की रोटियां बना सकते हैं, उस देश के घरों में पाव रोटी और डबल रोटी आने लगे तो ये महामूर्खता होगी। हमें जरूरत नहीं है। हम योगर्ट खाने लगे और आइसक्रीम खाने लगे। वो तो बेचारे गरीब लोग हैं कि उनके पास आइसक्रीम और योगर्ट के अलावा कोई स्वीट डिश है ही नहीं। ले दे के तीसरी एक है वो केक। यहां तो हिंदुस्तान में चले जाइए, 64 तरह की मिठाइयां हर शहर में बनती हैं। ये मुझे एक दिन पता चला जब मथुरा वृंदावन गया तो भगवान कृष्ण को भोग लगाया जा रहा, 64 मिठाइयां हैं। मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया, उनका दिमाग घूम गया मुझे। अकेले बेसन से मैंने देखा 23 मिठाइयां बनी हुई रखी है, खाली बेसन। गाजर का एक, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा पंडित जी एक थे, उन्होंने कहा गाजर की 73 मिठाइयां बनती हैं यहां मथुरा में। दूध से कितनी मिठाइयां, दही और दूध के कितने कॉम्बिनेशन इस देश में। तो यहां वैरायटीज हैं, इतनी ज्यादा वैरायटीज हैं, वो हमारे फंक्शनल होने का प्रमाण है।
मैं कभी कभी भारत में घूमता हूं तो परेशान हो जाता हूं। आंध्र प्रदेश में पिछले 2 साल से मैं घूम रहा हूं, आम के अचार 500 तरह के मैंने देखे हैं आंध्र प्रदेश में। 500 किस्म के आम के अचार। आम जो है ना हाईली पेरिशेबल आइटम है, आप जानते हैं, सबसे जल्दी खराब होने वाला है। इस देश की माताओं के हाथ में क्या टेक्नोलॉजी है कि उसको अचार के रूप में 20-20 साल सुरक्षित रख लेते हैं, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी केमिकल के। 20 साल का आम का अचार मैंने खाया और अभी भी उतना ही स्वादिष्ट है। और दुनिया के किसी देश में जाकर मैं ये बोलना शुरू करता हूं तो वो पागलों की तरह से देखते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये रोज हमारी जिंदगी में हो रहा है। उनको ये बकवास लगती है, यहां हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती है। तो मैं आपके ध्यान में 2 बातें लाना चाहता हूं, वो ये कि यूरोप भिन्न है, भारत भिन्न है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ऊंचे हैं वो नीचे हैं, या वो ऊंचे हैं हम नीचे। ऊंचा नीचा का प्रश्न नहीं है, भिन्नता की बात बता। हमारी भिन्नताएं हैं और हर जगह पर है, हमारे पर्यावरण में, हमारी प्रकृति में, सूर्य के प्रकाश में, पानी के साथ, हवा के साथ, तापमान में, हर जगह भिन्नता है। खान पान में भिन्नता है, रहन सहन में भिन्नता है, आचरण व्यवहार में भिन्नता है। यूरोप में बिल्कुल है। और जब हर चीज में भिन्नता होगी तो चिकित्सा पद्धति में भी भिन्नता होगी, क्योंकि चिकित्सा पद्धति तो उसी में से निकली है जो हमारा नॉलेज सिस्टम है। नॉलेज सिस्टम के बाहर तो कोई चिकित्सा पद्धति नहीं आ सकती। तो हमारा नॉलेज सिस्टम एक खास तरह का है, यूरोप का दूसरे तरह का है। उनके नॉलेज सिस्टम में से कोई चिकित्सा पद्धति निकली, हमारे नॉलेज सिस्टम में से हमारे तरह की चिकित्सा पद्धति निकली। तकलीफ कहां हो गई? जब हमने उनकी चिकित्सा पद्धति को, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को, उनके आचरण व्यवहार को अपना बनाना शुरू किया, वहीं से हमारा सत्यानाश होना शुरू हो गया। और ये कब से हुआ? जब से ये यूरोपियन हमारे देश में आने लगे। सबसे पहला यूरोपीय भारत में जो आया वो वास्को डी गामा 1492 में, उसके पीछे पुर्तगाली, फिर फ्रांसीसी, फिर डच लोग, फिर स्पेनिश, फिर अंग्रेज। ये आते गए, हम इनके मोह में फंसते चले। हमने उनकी एक ही चीज देखी, गोरा रंग, बाकी कुछ नहीं देखा। उस गोरे रंग के पीछे क्या क्या है वो हमें समझ में भी नहीं आया। तो हम फंस गए कि यार ये तो गोरे रंग वाले हैं, शायद ज्यादा अकल वाले हैं, ज्यादा विद्वान हैं, ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो ये जैसा करते हैं वैसे ही करो। तो उनकी जीवन शैली में शायद शराब सामान्य बात है, क्योंकि ना पिए तो जिंदा ना रहे। हमने उसको अपने देश में ले लिया कि भाई वो शराब पी रहे तो हम भी पिए। उनकी जीवन शैली में कॉफी और चाय सामान्य बात है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ठंड होगी तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए कॉफी पीनी ही पड़ेगी, कॉन्यक पीनी ही पड़ेगी, वाइन पीनी ही पड़ेगी, विस्की पीनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा नहीं। एबनॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैसे रहेगा? जरा सोचो, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैसे रहेगा? क्योंकि ब्लड प्रेशर पे भी पर्यावरण और वातावरण का पूरा असर होता है। तो उनको अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए कुछ खाना पीना पड़ेगा। वो शायद उनकी आहार पद्धति और चिकित्सा में आएगा, लेकिन वो जरूरी नहीं हमारे लिए भी हो। वो विस्की पीते हैं तो हमने भी चालू कर दिया, वो कॉन्यक पीते हमने भी शुरू कर दिया, वो चाय कॉफी पीते हमने भी पीना शुरू कर दिया। अब उनके यहां कुछ है नहीं तो वो रोटी डबल रोटी खाते, हमने भी शुरू कर दिया। उनके यहां कुछ है नहीं तो बिस्किट खाते, तो हमने भी खाना शुरू कर दिया। उनको सब कुछ सुरक्षित रखना, 1 हफ्ते तक तो फ्रिज ले आया, हमने भी ले आया। वो कुएं में गिर रहा है तो हम और ज्यादा तेजी से उनके आगे आ रहे हैं। हमारे साथ ये हो गया। पिछले 250-300 साल की अंग्रेजों की गुलामी और 200-250 साल का यूरोप के लोगों का हिंदुस्तान पर असर, इसने कुल मिलाकर ऐसा कर दिया कि हमारा दिमाग खिचड़ी हो गया। अब ये खिचड़ी पता है कैसा हो गया? ये खिचड़ी कुछ इस तरह का हो गया कि माता जी पिताजी है रामनिवास गायत्री देवी और बेटा है टिंकू। ऐसी खिचड़ी हो गई हमारे। मैं कुछ पहले के लोगों के घर में जाता हूं तो पिताजी का नाम रामनिवास है, माता जी का नाम गायत्री देवी है, बेटा टिंकू। अब उनको पूछो कि रामनिवास गायत्री देवी का ये टिंकू कहां से आ गया? ऐसी खिचड़ी हो गई। जिस हिंदुस्तान में एवरीडे संडे उस देश के लोगों ने टाई और 3-पीस सूट पहनना शुरू कर दिया, ऐसी खिचड़ी हो गई इस देश। जून के महीने में भयंकर गर्मी में मैंने देखा है दूल्हे राजा
टाई और 3 पीस सूट पहन के घोड़े पे चढ़ के बैठते हैं, मूर्खाधिपति। ये घोड़ा जो है ना, सूट पहनकर बैठने के लिए नहीं है। घोड़े पर बैठने की पोशाक ही अलग होती है। जो घोड़े पर सूट पहन के बैठा जाता तो राणा प्रताप सूट बनवाते अपने लिए, और शिवाजी महाराज जब भी घोड़े पे चढ़े तो सूट पहन के ही चढ़ते और टाई ऊपर से लगाते। हमारा सब कुछ खिचड़ी हो गया। सूट और टाई तो उनका नकल ले लिया, घोड़ा अपना ले लिया। आधे हिंदुस्तानी आधे अंग्रेज। और घर में ऐसी ऐसी विचित्रताएं दिखाई देती हैं कि कट्टर सनातन हिंदू परिवार है, बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, मोमबत्ती लगा रहे हैं। अब ये केक उनके लिए मजबूरी है कि उनके पास केक के अलावा कुछ है ही नहीं काटने को। समस्या तो ये है, जिस देश में दूध से ही सैकड़ों किस्म की मिठाइयां बनती हो, वहां भी लोग केक खाने लगे तो सिर्फ पीटने का दिल करता है कि कहां चले गए। हमारा खिचड़ी हो, सब कुछ खिचड़ी हो गई, ना दाल रही ना चावल रही, खिचड़ी हो गई। यूरोप का कुछ, भारत का कुछ मिला के खिचड़ी हो गई। अब इस खिचड़ी में ही सब कुछ खिचड़ी होता जा रहा है। रहन सहन खिचड़ी हुआ, खान पान खिचड़ी हुआ। रहन सहन तो इतना खिचड़ी हुआ है कि थोड़ा सा किसी के पास पैसा आ जाए तो सबसे पहले एयर कंडीशनर लगता है। पूछो भैया जरूरत क्या है? हिंदुस्तान में एयर को कंडीशन करने की जरूरत क्या है? ये तो यूरोप वाले परेशान होते हैं, जब -40 डिग्री होगा तो एयर को कंडीशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे। इसलिए उनको सेंट्रल एसी लगाना बहुत आवश्यक है। इस हिंदुस्तान में जहां नॉर्मली एयर इतनी शुद्ध है, पवित्र है, वहां एयर को कंडीशन करना तो महामूर्खता की निशानी है। अब हम एसी में सोएंगे फिर कहेंगे सिरदर्द होता है जी, होने वाला है वो, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध है आपके। एसी में बैठकर सवेरे से शाम तक काम करेंगे फिर कहेंगे माइग्रेन होगा, वो तो होने ही वाला है। तो हमने अपनी पूरी जीवन शैली को, आचरण को, रहन सहन को, सबको क्लब कर दिया, मिक्स कर दिया, खिचड़ी बना दिया। दाल चावल अलग अलग रहता तो बहुत अच्छा था, वो मिक्स हो गया है, अब मुश्किल यही हो रही है। तो ये हर जीवन के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। ये जो भूमिका थी कि चिकित्सा में और खान पान में भी यही खिचड़ी जो आई, इसने हमारा सत्यानाश कर दिया। पता कैसा सत्यानाश किया? छोटे छोटे कुछ उदाहरण से बताता हूं। यूरोप के किसी भी देश में मैंने आपसे कहा कि आलू और प्याज, इसके अलावा कुछ होता नहीं, तो जो भी कुछ होगा बाहर से आएगा। अब बाहर से वो कच्ची सब्जी खरीदे फिर उनको अपने देश में पकाकर बेचें तो उनको टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया है, दूसरे देशों से सीधे सब्जी बनवाकर खरीदते हैं। तो वो सब्जी अगर वो खरीदेंगे तो नमक मिला दिया अगर आपने सब्जी बनाते समय, तो वो तो 2-3 दिन से ज्यादा टिकने वाली नहीं। नमक जो है ना सब्जी में अगर पड़ गया तो ये सब्जी को टिकने नहीं देगा। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, कितने भी अच्छे से अच्छे फ्रीजर में रखो, 3 दिन बाद तो होने वाली है खराब। तो ये यूरोप और अमेरिका वाले बेचारे क्या करते हैं, जिन देशों से ये बनी बनाई सब्जियां खरीदते हैं, जैसे भारत से खरीदते हैं, अफ्रीका से खरीदते हैं, लैटिन अमेरिका से खरीदते हैं, तो हमारे यहाँ की जो कंपनियां उनको सब्जी बेचती है ना, उनमें से मेरा एक दोस्त भी है बंबई में, वो ये काम करता है। तो उसको इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि भाई सब्जी डिब्बे में पैक करना, तो नमक नहीं मिलाना, क्योंकि आप मिलाएंगे तो हमारे लिए खराब हो जाएगी। तो उनको यहां से सब्जी जाती है बिना नमक के, डिब्बा बने। अब वो सब्जी जब खाएंगे, अपनी प्लेट पर परोसेंगे, तब उसमें अलग से नमक मिलाएंगे। ये तो होगा। तो उनकी सब्जी अगर वो खाएंगे तो बाहर से नमक मिलाएंगे, हम हमारी सब्जी पकाते समय ही नमक मिलाते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सब्जी को बनाते समय, दाल को पकाते समय जो नमक आपने उसमें डाला है और बनी बनाई सब्जी के बाद में अलग से नमक डाला है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और इतना ही अंतर है कि एक तरफ आप देशी गाय का घी खाएं और दूसरी तरफ डालडा खाएं। आप जानते हैं नमक जो है मसाला नहीं है, मेडिसिन है, औषधि है। और नमक में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और एक नहीं है 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं नमक में। सोडियम है उसमें, कैल्शियम है उसमें, पोटेशियम है। शरीर को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है रोज, वो नमक में है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व, तो जब आप सब्जी को बनाते समय नमक उसमें डालेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भरपूर पोषकता आपको मिलेगी। और जो बाहर से नमक डालकर खाएंगे तो वो सीधे ब्लड प्रेशर ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं करने वाला।
ये बाहर से डाला हुआ नमक सब्जी या दाल में कभी भी खाए तो सीधे ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो पोषकता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलने वाली। हम जो नमक पकाते समय डालेंगे उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त होंगे। तो हम हिंदुस्तानी हजारों लाखों साल से यही करते थे। मैंने मेरे बचपन में मेरी मां को देखा, मेरी दादी मां को देखा, खाना बनाते समय माने सब्जी और दाल बनाते समय ही नमक डालती थी। हमारे बाहर से नमक मांगते थे तो डांटती थी दादी, तेरा दिमाग खराब हो गया, समझता नहीं है कुछ, विज्ञान पढ़ता है, थोड़ी भी विज्ञान नहीं समझती, ये बाहर से नमक नहीं डाला जाता। अब दादी को मैं एक्सप्लेनेशन पूछता तो वो बता नहीं पाती, क्योंकि कोई पीएचडी तो किया नहीं उसने, यूनिवर्सिटी तो गई नहीं, लेकिन उसको इतनी फंक्शनल नॉलेज जरूर थी कि नमक बाहर से नहीं डाला जाता। तब मैंने ध्यान देना शुरू किया कि भारत के जितने भी मंदिर हैं जहां पर प्रसाद बनता है भगवान के लिए, वहां निषिद्ध है नमक बाहर से डालना। मैं एक बार पुरी के मंदिर में गया, उड़ीसा में, मुझे प्रसाद चढ़ाना था। आप जानते हैं पुरी के मंदिर में दाल और चावल का प्रसाद चढ़ता है। दाल बनाते हैं हांडी में, चावल बनाते हैं हांडी में, दोनों को साथ ले जाके भगवान को प्रसाद देते हैं। तो हुआ क्या कि उसने दाल बना के चावल बना के दिया, तो दाल बनाते ही समय नमक डाल दिया। मैंने कहा भाई मैं नमक अलग से लेता हूं। उसने कहा पागल हो गए, भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। बाहर से नमक डालकर दाल भगवान को नहीं चढ़ती, अपवित्र हो जाती है। तब मैंने सोचना शुरू किया कि ये पंडित भी कितना ज्ञानवान आदमी है। उसने कोई एमबीबीएस और एमडी का कोर्स नहीं किया है, लेकिन उसको मालूम है कि बाहर से नमक नहीं डाला जाता, भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि भक्तों को नहीं खिलाया जाता तो भगवान को कैसे खिलाए? अब ये ज्ञान हमारे यहां है, यूरोप में नहीं। यूरोप में किसी भी घर में चले जाइए, कोई भी होटल में चले जाइए, खाना जब आपके पास आएगा तो अलग से नमक की शीशी साथ में आएगी, या तो मेज पर ही रखी रहेगी, उसमें से आप नमक डाल लीजिए। और ये बाहर से नमक डालने वाले 100% हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे ही, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो उनका हाई ब्लड प्रेशर आया इस पद्धति से, हमने बुला लिया अपने आप। हमारे घरों में भी अब ये नमक की शीशी रख गई है डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि नकल करने में तो हम उनसे पीछे नहीं है। कभी अकल लगा के सोचा नहीं कि जिस देश के दाल और सब्जी में पहले से ही नमक डलता है, वहां डाइनिंग टेबल पे क्यों रखना? तो हमने रखना शुरू कर दिया, इसे डालना शुरू कर दिया, और वो डालते डालते आदत में आ गया। अब हिंदुस्तान में 5.5 से 6 करोड़ मरीज हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, क्योंकि नकल किया उन्होंने। ऐसे बीमारी आती है, ऐसे हमारा संतुलन जाता है। अब ये संतुलन गया हमारा, इस संतुलन के चले जाने से ब्लड प्रेशर के हम मरीज हो गए। अब ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए तो लो भी होगा, हाई भी होगा, उसको क्या करेंगे अब? अब हाई हो गया, लो हो गया, जो भी हो गया। अब हमने उसके इलाज के लिए सोचना शुरू किया, तो अपना दिमाग अपने रूट्स में तो जाता नहीं, अपनी जड़ों में तो जाता नहीं। उन्होंने कुछ गोलियां बनाई थी हाई ब्लड प्रेशर की या लो ब्लड प्रेशर की, वो खाना शुरू कर दिया अंधाधुंध। और अब हम कहेंगे भाई क्या करें, गोली तो खानी ही पड़ेगी, गोली तो खानी पड़ेगी, क्या करें? जरा अक्ल से सोचना शुरू करें कि ये आया क्यों ब्लड प्रेशर हमको? तो आया हमारी गलती से। अब वो गलती पे दूसरी बड़ी गलती डॉक्टर कर रहा है। आप गए, उसने 18 गोलियां रख दी, 4 सुबह खा लेना, 4 दोपहर को, 4 शाम को खा लेना, गोली ही गोली खा लेना, सब्जी वब्जी खाना बंद कर दो, गोली को सब्जी की तरह से खाना शुरू कर दो। अब वो 18 गोली लिखने वाला डॉक्टर हमारे लिए बहुत महान डॉक्टर हो गया, क्योंकि 18 गोली खिला रहा है एक साथ, और ऊपर से 500 रुपए फीस भी ले रहा है। और उससे पूछो डॉक्टर गारंटी है? कहता जी कुछ गारंटी नहीं, जिंदगी भर खाओ। ऐसे बोलता है ना ब्लड प्रेशर की दवा के लिए डॉक्टर, जिंदगी भर खाओ। अगर जिंदगी भर खानी है तो ये दवा क्या हुई? ये तो भोजन हो गया। जिंदगी भर तो भोजन खाया जाता है, दवा नहीं खाई जाती। दवा तो 2-4 दिन खाई जाती है। दवा का इतना ही महत्व है कि शरीर का जो असंतुलन टूटा उसको वापस संतुलन में लाने में मदद कर दे। जिंदगी भर के लिए थोड़ी होती है, लेकिन हमने जिंदगी भर लगा लिया अपने साथ। अब जिंदगी भर हम वो जो दवा खा रहे हैं, वो दवा हमको क्या क्या करेगी वो आप नहीं जानते, डॉक्टर जानता है क्या क्या करने वाली है। हाई ब्लड प्रेशर की सब दवाएं क्या करती हैं बता दूं आपको एक छोटी सी जानकारी। हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो साधारण भाषा में बात करता हूं, विशेषज्ञ की बात नहीं करूंगा, जल्दी समझ।
ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तो डॉक्टर के पास एक ही विकल्प है कि आपके शरीर से पानी बाहर निकालते हैं। दूसरे शब्दों में आपके शरीर में पानी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तो शरीर में पानी बढ़ गया, ये है। तो वो पानी निकलना चाहिए, तो जितनी गोली आपको खिलाई जाएगी वो पानी निकालने वाली ही होगी। तो आपने महसूस किया हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते ही पेशाब बार बार आता है, जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ता है, क्योंकि वो पेशाब का निकलना है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता, गोली कुछ नहीं कर रही। अब आपको ये आदत लग गई, अब इस आदत में से आपको दूसरी कोई बीमारी शुरू हो गई, मान लो डायबिटीज हो गया, मान लो अर्थराइटिस हो गया, किसी दिन किडनी डैमेज हो गई, किसी दिन लीवर डैमेज हो गया। क्योंकि एलोपैथी में जो दवाएं हैं उसको एलोपैथी के डॉक्टर खुद कहते हैं कि हमारे पास दवा कुछ नहीं है, जो भी है वो जहर है। आपके शरीर में कितनी ताकत है इस जहर को बर्दाश्त करने की, ये महत्व की बात है, बस है सब जहर हमारे पास। अमेरिका का एक बड़ा डॉक्टर है जिसके साथ पिछले 2-3 साल से मैं वार्तालाप कर रहा हूं ईमेल के माध्यम से, उसका नाम है डीन ऑर्निश। वो इस बात को पूरी गंभीरता और दावे से कहता है कि एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, जो है वो सब जहर है, गारंटी हमारी कुछ नहीं है। आपको अपने शरीर का भरोसा है कि ये जहर को झेल लिया तो जिंदा रहोगे, नहीं झेल पाए तो चले जाओगे, दवा हमारे पास कुछ नहीं। वो कहता दवा तो आपके ही पास होगी, माने भारत के पास होगी, हमारे पास तो नहीं है। अब जिनके पास दवा ही नहीं है हम उनके पीछे घूम रहे हैं टॉर्च लेके कि भैया दे दो कुछ दवा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, उनके पीछे घूम रहे माने MBBS पढ़े हुए, MD पढ़े हुए, जो यूरोप का ज्ञान है और यूरोप का विज्ञान है उसको पढ़कर तैयार हुए डॉक्टर, जिनको पढ़ाया गया है एक खास तरह के वातावरण और पर्यावरण के विज्ञान के लिए। आप जान लीजिए यूरोप और अमेरिका में विकसित हुआ विज्ञान है MBBS, MD, MS, और ये अपने पर्यावरण और वातावरण का ध्यान रखते हुए बना है, उसमें वो पढ़े हैं और वहां की पढ़ी हुई बातें आपके ऊपर लागू कर रहे हैं, तो वहां भी खिचड़ी हो रही है। और वो ऐसी खिचड़ी हो रही है कि आप हंसे या रोए आपको समझ में नहीं आता। कोई MBBS, MD डॉक्टर कहेगा भैया घी कभी मत खाना, मर जाओगे, क्योंकि यूरोप में अगर कोई घी खाएगा तो मर ही जाएगा। जानते हैं क्यों? यूरोप में मैंने आपसे कहा 8 महीने बहुत ठंडी है, नॉर्मल टेम्परेचर बहुत कम होता है, घी को डाइजेस्ट होने में बहुत मुश्किल आती है। भारत में नॉर्मल टेम्परेचर काफी अच्छा है, घी का डाइजेशन परफेक्ट हो सकता है, इसलिए हमें घी खाना तो बहुत जरूरी है। उनके लिए घी जहर है, हमारे लिए अमृत है। अब हम उनकी नकल में फंस गए और ऐसे फंस गए कि हर एक को डरा रहा डॉक्टर है घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मत खाना। जो थी आराम की थी, शांति की थी, हर काम हम आराम से करते हैं और शांति से करते हैं। खाना भी खाओ तो बुजुर्ग कहते हैं धीरे धीरे खाना भाई, जल्दी मत कर, तो खाना भी धीरे धीरे खाना, कहीं जाना हो तो धीरे धीरे जाना, जल्दी मत करना, कुछ करना है तो धीरे धीरे करना, जल्दी मत करना। हमारे यहां जल्दी किसी चीज की नहीं है और यूरोप अमेरिका में हर चीज की जल्दी है। और अगर आपने जल्दी नहीं की तो पिछड़ जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, सिस्टम ही खत्म कर देगा आपको। इस टेंशन में हर आदमी वहां जी रहा है। तो सवेरे 7 बजे फैक्ट्री में पहुंच जाता है काम पर, रात 7 बजे तक काम करता है, जाने और आने में 4 घंटे और खर्च करता है। अमेरिका और यूरोप में मैंने देखा है लोग कितने मुश्किल में जीते हैं, सोच नहीं सकते आप। सामान्य रूप से फैक्ट्री में काम करने वाले 90% लोग हैं जो नौकर की तरह से रहते हैं। अमेरिका और यूरोप में 90% नौकर हैं, इनको नौकरी पे जाना है। फैक्ट्री 7 बजे चालू हो जाती है। जिस देश में साल में 8 महीने सूरज न निकलता हो वहां सवेरे 7 बजे फैक्ट्री का चालू होना कितना त्रास है, जरा सोचो इसको। और 7 बजे फैक्ट्री में पहुंचना है तो 5 बजे घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि घर और फैक्ट्री में कम से कम 100 मील की दूरी है। 5 बजे घर छोड़ना पड़ेगा, 5 बजे घर छोड़ने के लिए 4 बजे उठना ही पड़ेगा, और 4 बजे उठने के लिए कम से कम 8 बजे सोना जरूरी है। लेकिन 8 बजे कोई नहीं सो पाता वहां, क्योंकि फैक्ट्री से लौटने में ही 9 से 10 बज जाते हैं। नींद पूरी नहीं हो रही है, टेंशन में नींद ले रहे हैं, बीमार नहीं बनेंगे तो क्या होगा जरा सोचो। हमारे यहां कहा गया है अच्छा भोजन और अच्छी नींद बहुत आवश्यक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ना तो अच्छा भोजन मिल रहा है, ना अच्छी नींद मिल रही है, और टेंशन कितना जबरदस्त है। मैंने वहां की माताओं को देखा है, पुरुष और महिला पति पत्नी हो या लिविंग रिलेशनशिप में हो, जैसे भी हो,
दोनों को नौकरी करनी पड़ती। अगर दोनों नौकरी नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा। तो पत्नी को भी काम पे जाना है 7 बजे, पति को भी काम पे जाना है 7 बजे, तो 7 बजे काम पे जाना है, रात को 9-10 बजे लौटेंगे। तो पति पत्नी नॉर्मल क्रियाओं से भी वंचित हैं जिंदगी में। साधारण जीवन को चलाने की जो क्रियाएं ना पति पत्नी की, उनसे भी वंचित है, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन इतना है, करें क्या। तो पति पत्नी अपने जीवन की साधारण क्रियाओं के लिए भी एक हफ्ते 15 दिन इंतजार करते हैं, कोई दिन छुट्टी मिले, भरपूर नींद लें, उसके बाद कुछ करें। ये तो उनकी बेचारगी है। और उससे भी बड़ी बेचारगी जब छोटे बच्चे हो जाए ना, तो और भी तकलीफ। बच्चों को घर रख नहीं सकते, दोनों को काम पे जाना है, आया घर में पाल लें, ऐसी हैसियत 90% लोगों की नहीं है। आया को घर में रख सके किराए पर, ऐसी हैसियत 90% लोगों की नहीं है। तो क्या करते हैं, अपने बच्चे को क्रैश में छोड़ते हैं। तो मैंने वहां देखा माताओं को सवेरे 4 बजे गाड़ी चलाते हुए निकलती हैं, उनका छोटा सा बच्चा है, गाड़ी की जो सीट होती है ना सीट, उस पर कपड़े से उसको बांध के रखते हैं, क्योंकि गोद पर रख नहीं सकते। 3 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 1 महीने का बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, गाड़ी की सीट से बांधा हुआ है, स्पीड से गाड़ी दौड़ती जा रही है, उस बच्चे को क्रैश में छोड़ना है, इसका टेंशन है। क्रैश से छोड़कर फिर फैक्ट्री में पहुंचना है 7 बजे, उसका टेंशन है। शाम को 7 बजे फिर फैक्ट्री से बच्चे को लेने जाना है क्रैश में, उसका टेंशन है। रात को लाके थोड़ा दूध पिला के सुला देना है, फिर सवेरे उस बच्चे को छोड़कर आना है। ऐसी जिंदगी सालों साल चले, आप सोचो पागल हो जाओगे आप तो। मैं तो देख के ही पागल हो। मैं सोचता हूं कितना सुखी है हम लोग। हमारे घर में किसी 2 महीने 3 महीने का बच्चा है तो ऐसा टेंशन मैंने तो किसी घर में नहीं देखा। दादी है, दादा है, नाना है, नानी है, बुआ है, फूफी है, मौसा है, मौसी है, जॉइंट फैमिली है। और जो कोई नहीं है तो पड़ोसी जिंदाबाद। हाँ, हमारे यहां तो पड़ोसी जिंदाबाद, सारी सेवाएं मुफ्त में करने को तैयार। सामने से आके आपके बच्चे को उठा के छाती से चिपका के ले जाएगा जैसे उसी का बच्चा है। दिन भर उसको अपने बच्चे की तरह से गले में लगाएगा, शाम को सम्मान से वापस दे जाएगा। वो कहेगा जी मुझे बहुत मजा आया आपके बच्चे के साथ खेलने में। पैसा कोई नहीं मांगेगा आपसे। अमेरिका में इतनी सर्विस अगर दे दी तो $500 मांग लेगी वो महिला के, दे दो $500 अब मुझे। ऐसा सुख का जीवन इस देश में। अमेरिका और यूरोप में कहीं भी चले जाइए, धोबी को कपड़े देने हैं धुलने के लिए तो घर कोई नहीं आता, आपको जाना पड़ेगा। प्रेस करवानी है, घर कोई नहीं आएगा, आपको देके आना पड़ेगा। दूध खरीदना है, घर में देने कोई नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। यहां ये सब कुछ घर के दरवाजे पर है और चिल्ला चिल्ला के बेचारे देके जाते हैं, बाबूजी भाजी ले लो। सवेरे भी आएगा, शाम को भी आएगा, और 2-4 कड़वी बात सुना दी तो भी उसको दम नहीं है। दूसरे दिन फिर आएगा, तीसरे दिन फिर आएगा। वो कहेगा बाबूजी भले भाजी मत लो लेकिन संबंध तो बना रहने दो। धोबी भी घर आके कपड़े ले जाता है, भाजी भी घर में मिल जाती है, दूध वाला घर में दूध आके दे जाता है। और अद्भुत इस हिंदुस्तान में है कि बाल बनाने वाला नाई घर में आके बना के चला जाता। अमेरिका में किसी को बोले तो कहते हैं हाईली इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता कि नाई घर में आके आपकी दाढ़ी बना जाए। यहां सब कुछ अपने पास है, फिर हम पागलों की तरह से उनके पीछे लग गए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। इसी में से बीमारियां निकल रही हैं, इसी में से स्ट्रेस आ रहा है, मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, और इसी में से परेशानियां इतनी बढ़ रही हैं। अब हम वहां तक पहुंच गए हैं कि हमने उनके जैसा अपना परिवार भी बनाना शुरू कर दिया है। यूरोप में पति पत्नी अलग रहते हैं, तो हमने अभी माता पिता से अलग रहना शुरू कर दिया है। थोड़े दिन में वहां भी अलग होना शुरू हो जाएगा। पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, अब इस देश में ज्वाइंट फैमिलीज देखने को नहीं मिलती हैं। न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली, और सिंगल फैमिली वाले इतने परेशान हैं अपने बच्चों को बड़ा करने में। दादा दादी का प्रेम नहीं, नाना नानी का प्रेम नहीं, मौसा मौसी फूफा फूफी का प्रेम नहीं, और जो दादा प्रेम से सिर पे हाथ फिराता है किसी बच्चे को, उसका जो स्पर्श का सुख है वो अमेरिका के किसी बच्चे को नहीं। आप जानते हैं अमेरिका के बच्चे स्पर्श के लिए तरसते हैं। मां का स्पर्श नहीं, बाप का स्पर्श नहीं, दादा दादी नाना नानी का तो कोई कल्पना ही नहीं करता। और जिस बच्चे पर प्रेम से दादा दादी ने हाथ ही नहीं फेरा है तो बड़ा होकर या तो माइकल जैक्सन बनेगा या तो रिवॉल्वर और बंदूक चलाने वाला बनेगा। तो ज्यादातर बच्चे वहां के वायलेंस में हैं, हिंसा में हैं,
और वल्गैरिटी में है। और अमेरिका और यूरोप की जेलों में 70% कैदी बच्चे हैं, बड़े नहीं हैं।